नमस्कार विद्यार्थियों। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन के इस श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र राजपुरोहित एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की क्लास बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और बीए प्रथम वर्ष के इस अध्ययन बिंदु के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे मैं पिछले कुछ दिनों से पढ़ा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। विद्यार्थियों, जैसे कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि यदि हमें ऐतिहासिक मानदंडों की कसौटी पर हमारे अध्ययन को खरा परखना है और साथ ही साथ हमें वैज्ञानिक इतिहास की संकल्पना जैसे कि थ्यूसिडाइड्स ने बताई है उस तरीके से अगर हमें अध्ययन करना है तो हमारे लिए लाजमी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज और ज़्यादा से ज़्यादा ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करें। और ये तभी संभव होगा कि जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स उपलब्ध होंगे। तो इसी कैटेगरी में मैंने आपसे इससे पहले साहित्यिक स्रोतों की चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपसे धार्मिक स्रोतों, वैदिक ग्रंथों, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पर चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे चर्चा करूँगा दो प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। एक तो वे साहित्यिक सोर्स जिनका संबंध धर्म से नहीं है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए, जो राजनीति से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, न्याय व्यवस्था से संबंधित है, कानून से संबंधित है, प्रशस्ति के रूप में ये ग्रंथ और काव्य के रूप में है। और दूसरा बिंदु होगा विदेशी यात्रियों के विवरण, अर्थात वे विदेशी यात्री जो समय समय पर यहाँ पर आए और जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में अपनी आँखों से देखा, सुना और समझा और लिखा। तो इन दोनों चीज़ों को आइए हम बारीकी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम धर्मनिरपेक्ष स्रोतों को लेते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे ग्रंथ हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले, जिनको हम धर्मनिरपेक्ष स्रोतों की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस कैटेगरी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की सूची में शामिल है। और यदि हम इस बात को मानते हैं कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही थे, तो ये कहा जा सकता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य को और विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के और अशोक के शासनकाल के, बिंदुसार के शासनकाल के कुछ दौर को समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। और दूसरी ये भी मानना पड़ेगा कि कौटिल्य ने जो पूरा फ्रेमवर्क बनाया है मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसका पालन ज़्यादातर मौर्य सम्राटों ने कम से कम प्रशासन की दृष्टि में तो किया ही होगा। चाहे अशोक का प्रशासन हो, चाहे अशोक के बाद आने वाले मौर्य सम्राटों का प्रशासन हो या चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन हो, तो प्रशासन की जो झलक कौटिल्य मौर्य प्रशासन के बारे में बताता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कौटिल्य इसके अंतर्गत सबसे पहले राजा के बारे में बताता है कि एक सच्चा राजा वो है जो प्रजा के सुख को अपना सुख समझे और प्रजा के दुख को अपना दुख समझे और निरंतर प्रजा हित में चिंतनशील रहे। कंपेयर कीजिए विद्यार्थियों कौटिल्य की इस बात को चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक की अभिलेखों से। सम्राट अशोक का छठा शिलालेख मिलता है, जिसके अंतर्गत वो अपने अमात्यों को ये निर्देश देता है कि चाहे मैं महल में हूँ, चाहे मैं अंतपुर में हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे आराम कर रहा हूँ, चाहे मैं राजकार्य में संलग्न हूँ, मुझे जन कल्याण से जुड़ी हुई बात किसी भी समय बताई जाए, क्योंकि मेरे लिए जन कल्याण सर्वोपरि है। और अपने अभिलेखों में वो ये भी बात करता है कि मैंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए विविध प्रकार के अमात्य नियुक्त किए हैं, धर्मामात्र नियुक्त किए, और जिस प्रकार से एक कुशल धाय अपने एक माँ अपने बच्चों को किसी कुशल धाय के हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो जाती है और ये सोचती है कि ये कुशल धाय मेरे बच्चे का ढंग से पालन पोषण करेगी, ठीक उसी प्रकार से मैं अपनी प्रजा को अपने इन महामात्रों, अमात्यों, धर्म महामात्रों आदि के हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो गया हूँ कि वे उनका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो दैट मीन्स अशोक के अंदर जो प्रजापालन की अवधारणा मिलती, प्रजापालन का जो चिंतन अशोक के दिलो दिमाग में काम कर रहा था, उसका सोर्स कहीं न कहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जरूर जुड़ा हुआ था। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में इस प्रकार की बात करता है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन संपूर्ण प्रशासन को चलाने के लिए वो 18 विभागों का उल्लेख करता है और 18 विभागों के विभागाध्यक्षों का उल्लेख करता है, तीर्थ के नाम से जो जाने जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है
हालांकि विद्यार्थियों काफ़ी बात की जा सकती है इस बारे में, लेकिन चूंकि जब मौर्य साम्राज्य के बारे में हम अलग से बात करेंगे तब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को काफ़ी गहनता के साथ समझेंगे। अभी आज की क्लास का मेरा मकसद ये आपको कुछ बातें अर्थशास्त्र को इतिहास के स्रोत के रूप में किस प्रकार से हम महत्वपूर्ण जानकारी के आधार के रूप में सिद्ध कर सके, ये बताना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और मिलते हैं, जैसे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी 5वीं सदी ईस्वी में लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उस दौर के प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आगे चलकर पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने अपना महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा था, जो कि शुंगों के समय में लिखा गया था, और पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के बारे में भी ये ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, पतंजलि का महाभाष्य। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र और पतंजलि के महाभाष्य के बाद हमारे सामने साहित्यिक स्रोतों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ उभर कर सामने आती है वो है कालिदास। महाकवि कालिदास जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जब वाकाटक सम्राट के यहाँ हुआ था, तो बाद में कालिदास वहाँ पर भी गए और प्रभावती गुप्ता के पुत्रों को उन्होंने शिक्षा दीक्षा देने का भी काम किया था। तो कालिदास के जो विवरण है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभव है, मालविका का अग्निमित्र है, विक्रमोर्वशी है, ये सारे के सारे गुप्तकालीन इतिहास को समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम रघुवंश में महाराज रघु के दिग्विजय को समझते तो हमें स्पष्ट तौर पर यह मानना चाहिए कि जिस तरीके से कालिदास ने रघु के दिग्विजय का वर्णन किया है, तो उस वक्त कालिदास के दिमाग में रघु के नहीं बल्कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय, जो कि कालिदास जिसकी काफ़ी नज़दीक था, और हो सकता है कि कालिदास ने कुछ चीज़ों को काफ़ी प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया हो। तो कहने का मतलब ये कि कालिदास के ही ग्रंथ है, कालिदास के जैसे ग्रंथ है, ऋतुसार है, तो जिस प्रकार से वो ऋतुओं का वर्णन कर रहा है, तो उसने ऋतुसार में उन्हीं ऋतुओं का उल्लेख किया, ऋतुओं का जिस प्रकार से वर्णन किया जो उसने अपनी आंखों से देखा है उस राजाओं के काल का। इसी प्रकार से मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये इस प्रकार के ग्रंथ हैं जो कालिदास द्वारा लिखित ग्रंथ है और मौर्यकालीन समाज, संस्कृति, भूगोल, इतिहास को समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो बाणभट्ट का हर्षचरित्र हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, और इसके अलावा नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नाम के नाटक भी हर्षवर्धन की गतिविधियों को समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम बात करें जयसिंह सूरी का ग्रंथ कुमारपाल भूपाल चरित्र, जो कुमारपाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। गुजरात के हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, जो कुमारपाल चालुक्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार वाकपति राज द्वारा रचित गौड़वहु यशोवर्मन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। विल्हण द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित्र विक्रमादित्य के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार जोधराज का हमीर रासो, जयन का पृथ्वीराज महाकाव्य, ये इस प्रकार के ग्रंथ है विद्यार्थियों जो तत्कालीन राजवंशों के इतिहास को समझने की दृष्टि से हमारे सामने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इन सब ग्रंथों के मुख्य घटनाओं का मुख्य विषय वस्तु का विवेचन जब हम संबंधित राजवंशों के इतिहास का अध्ययन करेंगे तब हम इस बारे में इस चीज़ों को काफ़ी गहराई के साथ समझेंगे। साहित्यिक स्रोतों की श्रेणी में एक महत्वपूर्ण रचना हमारे पास उपलब्ध है जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती है। 1149-50 ईस्वी के लगभग रचित यह रचना राजतरंगिणी के नाम से जानी जाती है और जो कल्हण ने लिखी थी। कल्हण का ये ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और विद्यार्थियों ये ग्रंथ ऐसा है जो वैज्ञानिक इतिहास की संकल्पना पर खरा उतरता है और इसके अंदर वैज्ञानिक इतिहास के समस्त बेहतरीन मापदंडों को टच करने की कोशिश की गई है। और 700 ईसा पूर्व के बाद का जो कश्मीर का इतिहास है वो तो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। 700 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी से पहले के जो विवरण हैं उसके बारे में विश्वसनीयता में थोड़ा संदेह है, लेकिन 700 ईस्वी के बाद जो विवरण मिल रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कल्हण ने इस ग्रंथ को 2 कैटेगरी में बांटा है। 700 ईस्वी से पहले का विवरण जो थोड़ा कम विश्वसनीय है, लेकिन 700 ईस्वी के बाद का विवरण जो ऐतिहासिक विवेचन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कल्हण ने देखिए कि कल्हण खुद कहता है कि मैंने इस ग्रंथ के निर्माण से पहले कई प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया
और ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई तक पहुंचने की मैंने कोशिश की। और साथ ही साथ वो इतिहास लेखन से पहले एक इतिहासकार की जिम्मेदारियों, इतिहासकार के कर्तव्यों और आदर्शों का विवेचन करता है और कहता है कि एक सच्चा इतिहासकार या कवि या लेखक उसको राग द्वेष से, लोभ लालच आदि से मुक्त होकर ही इतिहास की रचना करनी चाहिए। यदि वो अपने स्वार्थ को उसके अंदर डालेगा तो वो सच्चाई के ज़्यादा करीब तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कल्हण का ये ग्रंथ विद्यार्थियों को काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही कल्हण ने कश्मीर का तो इतिहास बताइए, साथ ही साथ उससे कनिष्क के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी है। कनिष्क के बारे में बात ये कर रहा हूँ कि इसलिए कर रहा हूँ कि कनिष्क के बारे में जानकारी देने वाले भारतीय इतिहासकारों में कल्हण काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण नाम है और कल्हण इकलौता इतिहासकार है जिसने कनिष्क के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की है। तो विद्यार्थियों, ये एक कैटेगरी थी धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों की। अब मैं आपसे बात करता हूँ विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। विद्यार्थियों, विदेशी यात्रियों का विवरण प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विदेशी यात्री ऐसे जो समय समय पर हिंदुस्तान आए और उन्होंने यहाँ की चीज़ों को अपनी आंखों से देखा, समझा और लिखा। और हेरोडोटस और टेसियस और स्काइलैक्स जैसे कुछ यात्री ऐसे हैं, कुछ विद्वान ऐसे जो हिंदुस्तान नहीं आए लेकिन उन्होंने ईरानी सोर्सेज से जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। जैसे हेरोडोटस और टेसियस ने अपने भारत और ईरान के संबंधों और ईरान के संबंधों की चर्चा करते हुए भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और इसके अलावा देखिए, हेरोडोटस ने तो सिंधु प्रांत का उल्लेख किया है और ये कहा कि सिंधु प्रांत ईरानी साम्राज्य का 23वां प्रांत था और यहाँ से इतना टैलेंट स्वर्ण के रूप में प्राप्त होता था जितना कि पूरे ईरानी प्रोविंसेज से नहीं मिलता था। इसके अलावा कुछ विवरण हमारे सामने उपलब्ध है उन लोगों के जो सिकंदर के जहाजी बेड़े के अंदर आए थे, जिसमें नियार्कस, ओनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। नियार्कस सिकंदर के जहाजी बेड़े का कैप्टन था और ओनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस ये शेलर थे, नाविक थे। तो सिकंदर जहाँ पर गया ये लोग साथ गए और उन्होंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा, जितना उनको समझ में आता था उन्होंने लिखा। हालांकि देखिए, विदेशी यात्रियों के विवरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। नंबर 1, चूँकि विदेशी यात्री है, व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति की निजी भावनाएं और पूर्वाग्रह और अवधारणाएं इसके अंदर जरूर शामिल होती है। दूसरी बात यह कि उनका कई चीज़ों को समझ पाने में असमर्थ होना, जैसे कि हेरोडोटस, जैसे कि मेगस्थनीज का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। मेगस्थनीज ने काफ़ी बातें लिखी लेकिन वो कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाया। वो ये दिखता है कि हिंदुस्तान में दास प्रथा नहीं थी। एक्चुअली दास प्रथा हमारे यहाँ पर बहुत पहले से मौजूद थी, लेकिन दासों का जो स्तर या दासों का जो चित्र मेगस्थनीज के दिमाग में था। मेगस्थनीज यूनान से था और उस यूनान में क्या है, दासों को पशुवत रखा जाता था, उनको बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था, जानवरों जैसा सलूक किया जाता था और भाग नहीं जाए इसलिए उनको कैद में रखा जाता था। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान में घरों में काम करने वाले नौकर है, दास है, उनको काफ़ी इज्जत दी जाती थी, सम्मान दिया जाता था और बेड़ियों में बांधने की तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए मेगस्थनीज ने जब यहाँ के घर देखे, यहाँ के लोगों के यहाँ वो गया तो इस प्रकार की बेड़ियों में बंधे हुए लोग नज़र नहीं आए, तो इसलिए उसने लिखा कि हिंदुस्तान में दास प्रथा नहीं थी। तो ये समझने के दृष्टिकोण का एक अंतर हो सकता है। बाकी इतिहास को समझने की दृष्टि से विदेशी यात्रियों के विवरणात काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के राजदूत के रूप में था, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी अपने ग्रंथ इंडिका में देता है। यद्यपि इंडिका भी उपलब्ध नहीं है, विलुप्त हो गई है, लेकिन फिर भी मेगस्थनीज मौर्य समाज के 7 भागों में वर्गीकरण का उल्लेख करता है और पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर लकड़ी की बनी हुई दीवार का उल्लेख करता है। और वो कहता है कि पाटलिपुत्र नगर 15 स्टेडिया लंबा और 10 स्टेडिया चौड़ा था। वो कहता है कि लकड़ी की दीवार के अंदर 64 दरवाजे बने हुए थे, 570 बुर्ज बने हुए थे। इसके अलावा सैनिक प्रशासन और नागरिक प्रशासन के लिए वो 30-30 सदस्यों की एक समिति मंडल का उल्लेख करता है, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6-6 कमेटियाँ होती थी जो सैनिक प्रशासन और नागरिक प्रशासन देखा करती थी। विदेशी यात्रियों का विवरण रखा जाता था, बिक्री कर का हिसाब किताब रखा जाता था, जन्म मरण की जाँच की जाती थी। इसके अलावा मिलावट में या मिलावटखोरी करने वाले लोगों को दंडित किया जाता था। सैनिक प्रशासन के अंतर्गत गज सेना के देखरेख के लिए अलग समिति थी, नौसेना के लिए अलग समिति थी, पैदल के लिए अलग थी, घुड़सवार सेना के लिए अलग थी। और इसके अलावा एक समिति ऐसी थी जो सेना के विविध अंगों के लिए सप्लाई का काम करती थी, जैसे वर्तमान में आर्मी की सप्लाई कोर होती है या सर्विस कोर होती है। तो इस प्रकार से ये सारे काम करते थे। तो मेगस्थनीज काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। वो इसके अलावा एग्रीनोमी और एरिस्ट्रोनोमी नाम के अधिकारियों का
उल्लेख करता है, जो नगर प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन आदि के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे, अपने अपने क्षेत्र में वो काम किया करते थे। तो मेगास्टेज का विवरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई और यात्री भी हमारे सामने हैं। डाइमेकस है, डायनीसियस है, एरियन है, जस्टिन है, स्ट्राबो है, प्लूटार्क है, प्लिनी है, प्लिनी जिसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। इसके अलावा एक था पेरिप्लस ऑफ द एराथ्यूसी, जिसने पूर्वी देशों के साथ होने वाले भारत के व्यापार का उल्लेख किया। टॉलमी जो ज्योग्राफी का पिता माना जाता है, उसका ग्रंथ ज्योग्राफी, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण की कैटेगरी में फाहियान का काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में हिंदुस्तान की यात्रा की थी, और वो विशेष रूप से बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन के मकसद से आया था। और विशेष रूप से वो एक रोचक बात ये कहता है कि मैंने अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों को जगह जगह पर देखा। और दूसरी बात ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो लकड़ी का महल था, वो काफ़ी भव्य था, और उसकी भव्यता और उसकी विराटता में देवताओं के महल भी बराबरी नहीं कर पा सकते थे। इवन वहाँ तक कहता है कि ऐसा लगता है कि इस महल को देखकर ऐसा लगता है कि इसको किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया है। जैसे खुद के महल भव्य बनाते, वैसे देवताओं ने भी इस महल को बनाया। तो ये एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है जो चंद्रगुप्त मौर्य की लकड़ी की महल के बारे में हमें मिलती है, और जिसके अवशेष लकड़ी की महल और दीवारों के पटना के पास कुम्हरार है, बुलंदी बाग है, वहाँ उन जगहों से इसके एविडेंसेज मिलते हैं। तो इसका मतलब ये कि लकड़ी का काम कितना बेहतरीन रहा होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लगभग 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का टाइमिंग है, और ये लगभग 350 के आसपास, तो दैट मीन्स लगभग 600 साढ़े 600 साल हो गए, लेकिन फिर भी उस काम में खराबी नहीं आई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विवरण है। इसके अलावा वेनसांग जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, जिसने हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी, और वो भी हिंदुस्तान के बारे में, हर्षवर्धन के राज्य के बारे में, समाज, संस्कृति, धर्म, उस वक्त के देवी देवता, हर्ष का उसके प्रति लगाव, इन तमाम चीज़ों के बारे में वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। पिच सिंह 7वीं शताब्दी में हिंदुस्तान आया, चीनी यात्री। इसके आगमन का उद्देश्य भी बौद्ध पांडुलिपियों का कलेक्शन करना था, उसका अध्ययन करना था। इसके बाद हमें अरब यात्री मिलते हैं जो हिंदुस्तान आए, सुलेमान है, जुनैदी है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण विवरण अल बरूनी का है। अल बरूनी जो बेसिकली खीवा का रहने वाला था, और ऐसा कहा जाता है कि उसने संस्कृत का भी अध्ययन किया था, और वो महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया, और वो भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखता है और खुलकर लिखता है। वो कहता है कि नो डाउट भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति उत्तम थी, लेकिन वो कहता है कि अभी वर्तमान के लोग काफ़ी संकुचित हो गए, और वो ये मानते हैं कि इनके जैसा राजा, इनके जैसे लोग या इनकी जैसी सभ्यता कहीं नहीं है। वो कहता है कि इनके पूर्वज इतने संकीर्ण नहीं थे, वो काफ़ी उदार थे। और जब इस संदर्भ में बात अभी तो आई है, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल काफ़ी हद तक बात सत्य भी है। ब्राह्मीर अपनी वृत्त संहिता के अंतर्गत भारतीयों के उदार दृष्टिकोण के बारे में कहता है। वो कहता है कि यद्यपि यवन मलेच्छ है, लेकिन अपने महान ज्योतिष ज्ञान के कारण हमारे लिए देवताओं जैसे पूजनीय है। दैट मीन्स कि हमने स्वीकार किया कि नॉलेज और ज्ञान कैसे भी आए, हम इसको अपनाएं। और एक अल बरूनी उस दौर की बात कर रहा है, लगभग 11वीं सदी के हिंदुस्तान के बारे में। वो कहता है कि ये लोग इतने संकीर्ण हो गए कि ये इस चीज़ को स्वीकार करने को तैयार नहीं कि एक बार यदि कोई वस्तु अशुद्ध हो जाए तो उसको पवित्र करके पुनः मूल व्यवस्था में कायम कर लिया जाए। तो अल बरूनी का विवरण भारतीय ज्ञान, विज्ञान, खगोल, वनस्पति, पशु पक्षी ज्ञान, दुनिया भर के हर क्षेत्रों को उसने अपने हिसाब से कवर करने की कोशिश की। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में बताने का प्रयत्न किया। आगे हम जब उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ेंगे, तो हम इन सोर्सेज को एक डिटेल्ड विवरण के रूप में हम इसको जानेंगे। इसके आगे की क्लास मैं आपसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करूंगा। कल आपसे पुरातात्विक स्रोतों को प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में किस प्रकार से देखा जाए और समझा जाए, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।